नमस्कार। आज की खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ नीतू राजपूत। आज आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आज के खास मेहमान को, अंबिका शर्मा को, जो कि संस्थाएं चला रही हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से यह महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए किस प्रकार से उनकी मदद कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। धन्यवाद। मैडम, आप पहले अपने बारे में परिचय दीजिए। मेरा नाम अंबिका शर्मा है जी। और मैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद में रहती हूँ। जी। मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। जी। मेरी एक बड़ी बेटी है जो LLB कर रही है और छोटा बेटा ने अभी 12th की है और अभी उसका LLB में एडमिशन होने वाला है। मैंने MBA की हुई है, इक्विवेलेंट टू MBA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। और मेरे द्वारा 3 संगठन चलाए जाते हैं। एक देवमानव सेवा ट्रस्ट, राष्ट्रीय महिला जागृति मंच और केसरिया भारत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन। मैडम, आपको कैसे लगे कि मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए या फिर उनके लिए कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि लोगों को मदद मिले? देखिए, ये तो इंसान के अंदर होती है, उसकी हेरिडिटी में होती है कि दयावान है नहीं है। तो मेरे अंदर शुरू से ही दया भावना है और अपने आसपास के माहौल से मैं प्रेरित होकर इस समाज सेवा के क्षेत्र में आई हूँ और मैंने अपने संगठन खुद ओपन किए हैं और मैं उनको चला रही हूँ। मैडम, कब से आप ये काम कर रही है संस्थाओं के लिए? मैं 2013 से जी। इस फील्ड में हूँ। सबसे पहले मैं एक ब्राह्मण संगठन में थी, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था। तो वहाँ मैंने 2 साल ब्राह्मण समाज की सेवा की। उसके बाद जब मैंने देखा हमारे आसपास महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी खराब है, वुमेन हरासमेंट ज़्यादा हो रहा है, जी जी, घरेलू हिंसा हो रही है, तो उनके प्रति बढ़ते अपराध। बिल्कुल बिल्कुल। तो समाज में ये अपराध बढ़ रहे थे और मेरे मन में ये भावना थी कि कुछ इनके लिए किया जाए। तो मैंने एक शुरुआत की। सबसे पहले मैंने देवमानव सेवा ट्रस्ट है, उसका रजिस्ट्रेशन किया। जी। उसके बाद मैंने उसी के अंडर में एक महिला टीम बनाई। जी। जब महिला टीम की संख्या हमारे पास ज़्यादा हो गई तो मुझे ये लगा कि ये अलग से एक महिला संगठन बनाना चाहिए। जी। तो 3 साल देवमानव सेवा ट्रस्ट के अंदर हमारा राष्ट्रीय महिला जागृति मंच चलता रहा, वुमेन हरासमेंट के ऊपर काम करता रहा। उसके बाद फिर हमने 2018 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया और 2015 से लेके और 2023 अभी तक हमारा संगठन बहुत सफलता से काम कर रहा है। मैडम, किस प्रकार से आप महिलाओं की मदद करती हैं? जैसे आपने बताया राष्ट्रीय महिला जागृति मंच है, उसमें किस प्रकार से आप जो पीड़ित महिला होती है किस प्रकार से हेल्प करती हैं आप उनकी? देखिए, हमारा जो संगठन है NGO दर्पण में रजिस्टर्ड है और NGO दर्पण में हमारा राष्ट्रीय कार्यालय ऐड है, वहाँ पर ही हमारे संपर्क सूत्र ऐड हैं। तो जो भी महिलाओं को परेशानी होती है वो सबसे पहले नेट पे सर्च करती हैं, तो वहाँ पे हमारा संगठन शो होता है, मेरा नंबर भी शो होता है। तो वो मुझसे संपर्क करती हैं और मैं उनसे बात करके उनकी समस्या सुन के और जैसा मुझसे हो सकता है मैं उनकी समस्या का समाधान करती हूँ। मैडम, अब तक कहाँ पर संस्थाएं आपकी है? हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। हमारे संगठन की अधिकतर भारत देश के अधिकतर राज्यों में जो है शाखाएं चल रही हैं। सबसे पहला तो हमारे हरियाणा में ही है, दिल्ली में है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, मतलब काफ़ी राज्यों में हमारी महिला टीम सक्रिय है और वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से महिलाओं के अधिकारों के लिए काम कर रही है, महिला सम्मान के लिए काम कर रही है, उनको न्याय दिलाने का काम कर रही हैं। और मुझे गर्व है अपनी टीम पे जो निस्वार्थ भावना से महिलाओं के लिए काम करती हैं, अपने देश में एक अहम भूमिका निभाती हैं। अब तक मैडम आप ऐसी कितनी महिलाओं की हेल्प कर चुकी हैं? मैं और हमारी टीम करीब 4000 प्लस महिलाओं की सहायता कर चुकी है।
और लगातार सहायता हो रही है। लगातार हमारे पास केस आते जाते हैं, हम उनकी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। कुछ केस ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, नहीं सुलझा पाते हैं, लेकिन हम अधिकतर मामलों का जो है समाधान करते ही करते हैं। मैडम, कई बार होता है कि महिला अपने ससुराल पक्ष से परेशान होती है, वो आपसे हेल्प लेती है, तो आप उसकी किस प्रकार से हेल्प करते हो? देखिए, सबसे पहले तो हम महिला के साथ एक बैठक लेते हैं, उसकी समस्या सुनते हैं, फिर ससुराल पक्ष से संपर्क करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, फिर दोनों पक्षों को एक साथ बिठाकर एक परामर्श बैठक लेते हैं। उसमें समाधान निकल गया तो ठीक, उनकी काउंसलिंग करते हैं अच्छे से। ज़्यादातर तो काउंसलिंग से ही हमारे मामले निपट जाते हैं, लेकिन अगर काउंसलिंग के बाद भी अगर हमारे मामले नहीं निपटते हैं तो फिर हम प्रशासन की मदद लेते हैं, हम कंप्लेंट करवाते हैं, दोषी के खिलाफ FIR करवाते हैं और मामला कोर्ट तक ले जाते हैं और उनको न्याय दिलाने की भरपूर कोशिश करते हैं। मैडम, आपने बताया कि हम धर्म के प्रति भी एक संगठन खोला हुआ है, मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। देखिए, हमारा संगठन है केसरिया भारत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन जी। ये आज के टाइम में आधुनिकता में जो पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे देश में घर कर लिया है, पूरा भारत देश की जो युवा पीढ़ी है पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भाग रही है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हमारे देश के युवा पीढ़ी, क्या सभी जो जनता है वो सनातन संस्कृति को भूलती जा रही है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, जन जन तक अपनी संस्कृतियों को उन तक पहुंचाना, उनके मन में प्रभु श्री राम की अलख जगाना, सनातन धर्म के प्रति उनको जागरूक करना ही हमारा लक्ष्य है। और इसी उद्देश्य के साथ हमने अपना केसरिया भारत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन की स्थापना की थी। मैडम, कई बार होता है कि हिंदू लड़की होती है और जो लड़का होता है वो मुसलमान होता है, शादी होने के बाद वो उस पर दबाव बनाते हैं धर्म परिवर्तन के लिए, तो उसमें आप किस प्रकार से हेल्प करते हो उनकी? ये एक बहुत बड़ी समस्या है लफ्ज़ जिहाद की। जी। हालांकि संविधान लफ्ज़ जिहाद को नहीं मानता है, संविधान ने छूट दे रखी है कि धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हमारे भारत देश में ये एक प्लानिंग के तहत होता है धर्मांतरण। दूसरा समुदाय अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए हमारी हिंदू बेटियों को, जो कि स्कूल में होती हैं या कॉलेज में होती हैं, ज़्यादातर उनका टारगेट जो है स्कूल कॉलेज की लड़कियां होती हैं, वो स्कूल कॉलेज में हिंदू लड़के बन के उनका पीछा करते हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं, फिर अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर शादी के बहाने उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। धर्म परिवर्तन करवा के उन पे अपने जो रूल रेगुलेशन है, नियम कानून है, वो थोपते हैं। हमारी बच्चियां वो पूरी तरह से नहीं निभा पाती हैं या कर पाती हैं, उनको अप्लाई नहीं कर पाती हैं, तो फिर वो घर वापसी नहीं होने देते हैं, या तो उनको मार देते हैं, काट देते हैं, जला देते हैं, कुछ भी, लेकिन वो वापस हिंदू धर्म में उनको नहीं आने देते हैं। तो हमारा ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन चुकी है हमारी बेटियों के लिए। तो हमारा मेन उद्देश्य लफ्ज़ जिहाद के ऊपर है। हमारा जो केसरिया भारत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन है, उसका मेन उद्देश्य ये जो लफ्ज़ जिहाद है, इसके खिलाफ अपने जो बेटियों को जागरूक करना और इस लफ्ज़ जिहाद को रोकना ही हमारा प्रयास है। ज़्यादा से ज़्यादा बेटियां जागरूक हो, यही हमारा उद्देश्य है। पर कितनी भी हम काउंसलिंग करें, एक बार जो उनके दिमाग में आ गई कि नहीं, कि मुझे तो इसी से ही शादी करनी है, बहुत बहुत मुश्किल से काउंसलिंग की जाती है उनकी, जब जाके कोई एकाध लड़की उनके चंगुल से बच पाती है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लफ्ज़ जिहाद बहुत बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में और इसका निपटारा होना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी कोशिश हमारी तरफ से भी है। मैडम, जैसे आपने बताया कि हम महिलाओं के लिए भी उनकी हर तरीके से मदद करते हैं कि महिलाओं के प्रति आजकल देखा जा रहा है कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन, और जैसे आपने अभी बताया कि लफ्ज़ जिहाद का मामला भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, तो आपका क्या लक्ष्य है आगे? मेरा लक्ष्य यही है कि अपनी आसपास की क्या पूरे स्कूल कॉलेजों में हम जाकर बेटियों को जागरूक करते हैं लफ्ज़ जिहाद के प्रति, उनको बताते हैं कि किस साजिश के तहत आपसे संपर्क किया जाता है, आप उससे सावधान रहें। हमारा मेन उद्देश्य उनको जागरूक करना है। स्कूल और कॉलेजों में जाकर जागरूक करते हैं बिल्कुल, छात्र छात्राओं को। बिल्कुल।
जैसे कि आप सभी ने देखा कि अंबिका शर्मा एक संस्था में काम कर रही हैं, जैसे कि महिलाओं के प्रति दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उन्हीं पर अंकुश लगाने के लिए ये दिन काम कर रही हैं और लव जिहाद के मामले, धर्म परिवर्तन के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, उनके प्रति भी यह कार्य कर रही हैं। ऐसे ही खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। अगली खास मुलाकात में आपके साथ फिर मुलाकात होगी ऐसे ही खास इंसान के साथ खास विषय पर।